हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मैं जो घटना आज आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मतलब मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे इस दुनिया में ऐसी भी चीजें होती है जिस पर हम कभी यकीन नहीं कर पाते जब तक कि वो घटना हमारे साथ ना हो। ऐसे ही ये बात तब की है जब मैं लखनऊ के पुलिस स्टेशन में काम करता था। अभी तो मेरा ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो घटना जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे अब तक भुला नहीं पाया हूं। ये बात तब की है जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठा एक केस की फाइल को स्टडी कर रहा था। तभी मेरे पास किसी बूढ़े व्यक्ति का कॉल आया। उनका कहना था कि मेरे बागीचे में कोई अजीब सा दिखने वाला इंसान है जो बागीचे में कभी रात के वक्त आता है तो कभी दिन के वक्त आता है। मैं उसे कई बार वहां से भगाने की कोशिश किया हूं, लेकिन वो बार बार मेरे बागीचे में आ जाता है। तो मैं उन बूढ़े व्यक्ति से कहने लगा, वो अजीब सा दिखने वाले इंसान अब तक आपका कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? तो उस बूढ़े इंसान का कहना था, नहीं, वैसे तो वो अब तक मेरे शरीर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन वो मेरे बागीचे में जहां जहां घूमता है वहां वहां आसपास के पेड़ पौधे काले फिर जाते हैं। उनकी पत्तियां काली फिरकर सड़ना शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि वो इंसान मेरे बागीचे के पेड़ों पर किसी तरह का पॉइजन डालकर चला जाता है, जिस वजह से पेड़ सड़ रहे हैं। अब मैं भी उनकी बातों को सुनकर उनसे कहने लगा, ठीक है, आप अपना नाम और पता बताइए, हम वहां आते हैं और मैं देखता हूं कि कौन सा इंसान है जो कि पेड़ों को सड़ा रहा है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम बताया। मेरा नाम ठाकुर भानु प्रताप है और मेरे बारे में आपके कांस्टेबल को सब पता है। आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। मैं भी हवलदार मुकेश को बुलाकर उससे पूछने लगा, तुम किसी ठाकुर भानु प्रताप को जानते हो क्या? तो मुकेश का कहना था, हाँ सर, वो यहाँ के रईसों में से एक हैं। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो मैं भी मुकेश से कहने लगा, ठीक है, फिर चलो, हमें इनके बागीचे में चलना है। फिर मैं कॉल को कट कर दिया और मुकेश के साथ जीप में बैठकर भानु प्रताप जी के बागीचे की ओर निकल पड़ा। शाम होने वाली थी और ठंड का मौसम था। मुकेश जीप को चलाते हुए शहर के बाहर पहाड़ी वाले इलाके की ओर जीप को लेकर जा रहा था। लगभग 2 घंटे तक जीप चलाने के बाद हम एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंच चुके थे और मुकेश वहां अपनी जीप को रोक दिया। वो कहने लगा, यहीं पर भानु प्रताप जी रहते हैं, यही उनका बागीचा है जहां पे अभी आपको भानु प्रताप जी मिलेंगे। मैं उस बड़ी सी हवेली को देख रहा था। यह हवेली काफी आलीशान था, जो कि यहाँ पहाड़ों से लगकर बना हुआ था। इस हवेली के चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई थी, जिसमें अंदर जाने के लिए दरवाजा भी था। यहाँ पे इस हवेली के अलावा दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ ये ऊंचे घने पेड़। और मैं मुकेश से कहने लगा, तो भानु प्रताप जी यहाँ रहते हैं? तो मुकेश का भी कहना था, हाँ सर, यहीं रहते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। हम उसी 4 दीवारी वाले रास्ते से हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर एक छोटा सा गार्डन भी बनाया गया था, जिसमें सिर्फ फूल ही फूल थे। उसी गार्डन में एक झूला भी लगाया गया था और चारों तरफ ये फूल के पौधे। ये गार्डन इसी 4 दीवारी के अंदर था, मतलब कि एक तरफ ये बड़ी सी हवेली और दूसरी तरफ ये गार्डन। वहीं पे उसी गार्डन में एक पत्थर की कुर्सी पर कोई बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था और मुकेश उसकी ओर इशारा करते हुए कहने लगा, यही है ठाकुर भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी भी हमें देखकर कहने लगे, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। उसके बाद वहाँ कुछ काम करने वाले लोगों ने हमारे लिए कुर्सियां लगा दी। हम भी उसी कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगे। तब शाम के 6 बजे का समय था और मैं ठाकुर भानु प्रताप जी से कहने लगा, आप यहाँ शहर से इतनी दूर इन पहाड़ी वाले इलाके में भला क्यों रहते हैं? तो उनका कहना था कि यहाँ शहरों के जैसा शोर शराबा नहीं होता और मन को एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। आप भले ही अभी अभी यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप भी इस बात को अब तक समझ चुके होंगे कि शहर में और यहाँ पर क्या फर्क है। सच में मेरे मन को भी यहाँ पर काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसके बाद में उनसे कहने लगा, तो आपका बगीचा कहाँ है जहाँ पर वो अजीब सा इंसान दिखता है? मेरे इस बात पर भानु प्रताप जी उठ खड़े हुए और वो हमें अपने साथ लेकर उसी हवेली के पीछे वाले इलाके में पहुंचे। इस जगह पर हम उस 4 दीवारी को पार कर थे
जिसमें पीछे की तरफ जाने के लिए भी एक दरवाजा था। हम उसी दरवाजे से यहाँ पर आए थे और वहाँ मैं देख पा रहा था ये काफी बड़ा सा बागीचा था जहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़। ये सारे पेड़ फलों के थे, जिसमें कई सारे पेड़ों पर फल भी लगे हुए थे। यहाँ पे ये पेड़ पहाड़ियों से, जो पीछे पहाड़ी था वहां तक था, यानी कि ये भानु प्रताप जी का बागीचा बिल्कुल पहाड़ों से सटा हुआ था। और मैं भानु प्रताप जी से कहने लगा, यहाँ पर कोई जानवर आ जाता होगा, यहाँ पे ये पहाड़ी है, इन पहाड़ी के रास्ते ही इस बगीचे में कोई जानवर आ गया होगा जिसे आपने देखा होगा और वही आपके बागीचे को नुकसान पहुंचा रहा होगा। तो भानु प्रताप जी का कहना था, नहीं नहीं, वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो काली आकृति सा दिखने वाला कोई इंसान था जो अब भी कभी कभार यहाँ हमारे बागीचे में आता है और बागीचे के पेड़ों को सड़ा कर चला जाता है। मैं उनकी बातें को सुनकर उनसे कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई इंसान आपके बागीचे में आता है तो पेड़ कैसे सड़ जाते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भानु प्रताप जी का कहना था, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। वो इंसान जो कि काली आकृति सा दिखता है, मैं उसे साफ साफ तो नहीं देख पाया क्योंकि मैंने उसे रात में देखा था। इसी वजह से उसकी आकृति को सिर्फ मैं देख पाया था। उसकी आकृति काली सी थी और वहां पे वो घूम रहा था। और अगली सुबह जब मैं उठकर देखा तो वहां पे जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे काले फिर चुके थे और उनकी पत्तियां बिल्कुल पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिनसे एक अलग ही प्रकार की बदबू आ रही थी। भानु प्रताप जी ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, तो क्या कोई पेड़ अभी ऐसा भी है आपके बगीचे में जो कि सड़ा हुआ हो, जिनकी पत्तियां काली हो? तो कहने लगे, हाँ है ना, वो कल रात भी आया था लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो वो मुझे देखकर भाग जाता है, लेकिन वो जहां भी घूमता है वहां के पेड़ पौधे काले फिर जाते हैं, वो पेड़ सड़ जाते हैं। तो मैं भी कहने लगा, चलिए दिखाइए वो पेड़। वहां पे रात होने वाली थी, अंधेरा छाना शुरू हो गया था, लेकिन उनके बागीचे में सोलर पैनल लगा हुआ था जिसके जरिए वहां पर लाइट भी लगाई गई थी जो रात के समय वहां पर जल रही थी। वहां पे अंधेरा छा रहा था और मैं उस बागीचे के अंदर की ओर चलता जा रहा था। भानु प्रताप जी मुझे लेकर एक पेड़ के पास पहुंचे। ये पहाड़ी से सटा हुआ पेड़ था और वहां पर मैं देखने लगा। वहां पे आसपास 2-3 पेड़ थे जो कि पूरी तरह से काली फिर चुके थे। उनकी पत्तियां सारी काली थी और उनसे सड़न भरी बदबू आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पेड़ों का कोई बीमारी है या फिर इन पेड़ों पर कोई जहर डाल दिया गया है जिस वजह से ये पेड़ सड़े हैं? मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कोई पेड़ देखा ही नहीं, ऐसा काला सा फिर चुका पेड़। मैं भानु प्रताप जी से कहने लगा, कितने बजे तक वो इंसान यहाँ पर आता है, अजीब सा दिखने वाला इंसान? तो उनका कहना था, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। वो रात में भी कभी कभार आता है, कभी कभार दिन में भी आता है, और वो जब भी आता है तो पेड़ों को सड़ा कर चला जाता है। देखिए उस साइड देखिए, वहां पे कितने सारे पेड़ मरे पड़े हुए हैं। वहां मैं देखा उधर में बहुत सारे पेड़ सूख चुके थे जो कि काले फिरे हुए थे, उन पर एक भी पत्तियां नहीं थी। और मैं उनसे कहने लगा, ठीक है आज मैं रुकता हूँ, मैं यहीं पर रुकता हूँ और देखता हूँ रात में कब आता है वो इंसान। अगर वो आपसे दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ पेड़ों पर किसी तरह का जहर डाल रहा होगा तो उसे जेल में सड़ना पड़ेगा, उसे जेल में पकड़कर डाल दूंगा उसके इस कारनामे के लिए। उसके बाद मैं वहीं पर बैठा रहा। वहां पे कुर्सी लगा दी गई और वहां पे हम तीनों बैठ गए थे, मैं, मुकेश और भानु प्रताप जी। वहां पर ऐसे ही रात के लगभग 8 बजे तक बैठे रहे थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हलचल ही नहीं हुआ। वहां कोई इंसान नहीं आया और वहां पे वो हवाएं जो काफी तेज तेज चले जा रही थी। ठंड का मौसम था जिस वजह से अब हमें थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगना शुरू हो गया था। हवाएं तेज चलने के कारण वहां पेड़ के पत्तों की सरसराहट साफ साफ हमारे कानों पर पड़ रही थी। और तब भानु प्रताप जी कहने लगे, चलिए पहले हम खाना खा लेते हैं, खाना रेडी है, उसके बाद हम यहाँ बागीचे में आएंगे। फिर हम तीनों हवेली में पहुंचे। वहां एक टेबल पर खाना रेडी था जो उनके यहाँ काम करने वाले ने बना दिया था। हम तीनों खाना खाए और फिर से उसी बागीचे में पहुंच गए। अब रात के लगभग 9:30 बज चुका था और ठंड लग रही थी। इस वजह से मुकेश ने वहां पे कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा दी। वहां जमीन पर आग लगा दी और हम तीनों भी उसी आग के पास बैठ गए और देखने लगे। वहां उस बागीचे में लाइट जल रही थी, जिस लाइट में हमारी परछाई वहां जमीन पर बन रही थी। और मैं मुकेश से कहने लगा, ध्यान देना। हम तीनों भी अपनी नजरें उस बागीचे में घुमा घुमा कर देख रहे थे। अगर कोई इंसान आएगा उसके कदमों की चलने की आवाज आएगी। इसी तरह
हम वहाँ लगभग रात के 12 बजे तक उसी बागीचे में बैठे रहे, उसी आग के पास, लेकिन वहाँ पर कोई आया ही नहीं। तब मैं मुकेश से कहने लगा, लगता है यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, कल आएगा। भानु प्रताप जी कह रहे थे, हाँ आज वो शायद नहीं आएगा, हो सकता है वो कल आएगा। लेकिन तभी मुकेश मेरे पीछे देखते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करने लगा था और मैं मुकेश से कह रहा था, क्या हुआ मुकेश, मेरी इस बात पर तुम अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर रहे हो, तुम डरे हुए हो क्या? मुकेश इशारा करके पीछे देखने के लिए बोल रहा था और मैं जब पीछे पलटा तो देखा वहां आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अभी भी मुकेश अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज को देखकर डर रहा है। और मैं मुकेश से कहने लगा, क्या हुआ मुकेश, तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, तुम क्या किसी चीज को यहाँ पर देखे हो? लेकिन मुकेश की बोलती बंद थी। वो लड़खड़ाते हुए शब्द में कहने लगा, पीछे देखिए सर, आपके पीछे वहां पे कुछ है। वहां पर भानु प्रताप जी भी देख रहे थे और मैं भी देख रहा था, वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मैंने गौर किया, वहां पे काफी सड़न भरी बदबू आना शुरू हो गई थी। वहां पर मैं देख पा रहा था कि वो जो पेड़ थे, वहां पे आसपास जो 2-3 पेड़ थे, उन पेड़ों की पत्तियां काली फिरना शुरू हो गई थी। वहां पे लाइट में मैं देख पा रहा था, जो उस बागीचे में सोलर पैनल वाली लाइट लगी हुई थी, उसमें मैं साफ साफ देख पा रहा था। और भानु प्रताप जी भी देख पा रहे थे। वो कहने लगे, यहीं पर है, यहीं पर है वो अजीब सा दिखने वाला इंसान, तभी ये पेड़ सड़ रहे हैं। देखते ही देखते वो पेड़ पूरी तरह से काली फिर चुका था और उनसे एक अलग ही तरह की बदबू आना शुरू हो गई थी। और मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो वो अजीब सा दिखने वाला इंसान भी नहीं है, फिर भी ये पेड़ कैसे सड़ रहे हैं। तभी वो मुकेश कहने लगा, सर वो काली परछाई देखिए, वो जो पेड़ के पास खड़ी है, उसी की वजह से ये पेड़ सड़ रहा है। और तब मैं भी देखा था, वहां पे एक परछाई सा बन रहा था, जो कि काफी लंबा सा परछाई था। वो काफी ज्यादा बड़ी परछाई था और मैं उसे पहले भी तो देखा था, लेकिन मैं ये गौर ही नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ये कोई पेड़ का परछाई होगा जो कि यहाँ पर बन रहा है। तब भानु प्रताप जी भी कहने लगे थे, हाँ यही है, यही है, इसे ही मैं देखा था, ये काली परछाई। और तब वहां पे वो जो काली परछाई थी, उसके जैसे हाथ थे, पैर थे, और वो अपनी काली सी परछाई बढ़ाया था भानु प्रताप की ओर, जैसे कि वो अपने हाथ को बढ़ाया था भानु प्रताप जी की ओर। उसका हाथ था जो कि पूरी तरह से काला था और वो अपने हाथों से भानु प्रताप को पकड़ना चाहता था। मैंने अपनी गन निकाल ली थी और उसे उस काली परछाई पर तान दिया था। मैं उसे कह रहा था, तुम भानु प्रताप जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम अपना हाथ दूर करो। लेकिन वो काफी लंबा सा परछाई था और उसके हाथ भी काफी लंबे से, और वो अपने हाथों से भानु प्रताप जी को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन जैसे वो भानु प्रताप जी को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ, वो परछाई जैसे दिखने वाले हाथ, भानु प्रताप के आर पार हो जा रहे थे। वो जब भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो उसके हाथ आर पार हो जा रहे थे उनके शरीर से। और तब मैं समझ पाया, ये सिर्फ एक परछाई है जो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये परछाई बन कहां से रही है? मैं वहां आसपास देखा, भानु प्रताप जी भी आसपास देख रहे थे, मुकेश भी आसपास देखा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं जिसकी ये परछाई हो। और तब वो परछाई चलना शुरू हो गया था। उसके वो लंबे लंबे पैर, वो परछाई के लंबे लंबे पैर, और वो चलने लगा। उसके आंखें दिखाई नहीं पड़ रही थी उस परछाई में, और आसपास हम लोग देख रहे थे ये कहाँ है, कौन सा इंसान यहाँ पर चल रहा है जिसकी परछाई यहाँ जमीन पर बन रही है। वहां कोई ऐसा इंसान था ही नहीं, सिर्फ वो परछाई थी जो कि चल रही थी। और वो जहां जहां उस बागीचे में घूम रहा था, वहां के पेड़ पौधे सड़ रहे थे, वहां पे पेड़ पौधे काले फिरते जा रहे थे। और हम सब हैरान, ये क्या है, ये कैसा जीव है जिसके चलने से यहाँ के पेड़ पौधे सड़ रहे हैं। वहां पे काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। और ऐसे ही कुछ देर तक वो काला सा परछाई उसी बागीचे में घूमता रहा और हम लोग उसे कुछ नहीं कर पाए। मैं उस पर 1-2 गोलियां भी चलाया था उस काली परछाई पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सारी गोलियां जमीन पर जाकर लगी थी। और ऐसे ही वहां पर वो बहुत सारे पेड़ों को सड़ा चुका था। वो लगभग उस दिन 1 घंटे तक हमारी नजरों के सामने
वो काला सा परछाई उसी बागीचे में घूमता रहा और वो जहां जहां घूमता वहां के सारे पेड़ पौधे काले फिरते चले जाते। कई सारे पेड़ पौधों को उसने सड़ा दिया था और 1 घंटे के बाद वो अचानक से हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया था। हम उसे देख रहे थे और अचानक से वो परछाई कहीं गायब सी हो गई। हम समझ ही नहीं पाए कहाँ चला गया तुरंत वो काली परछाई। उसके बाद हम तीनों आपस में बातें करने लगे। मैं उनसे कह रहा था, देखिए भानु प्रताप जी, कोई पुलिस वाला ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता और ना ही कोई पुलिस वाला शायद ऐसा कहेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये कोई इंसान नहीं है और ना ही कोई जीव, ना कोई जंगली जानवर, ये कोई काली शक्ति है। आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं, भूत पिशाचों पर यकीन करते हैं ना आप? भानु प्रताप जी का भी कहना था, हाँ मैं करता हूं। तो मैं कहने लगा, यकीनन ये वही कुछ हो सकता है। उनका भी कहना था, हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई जानवर नहीं हो सकता। अगर ये इंसान जानवर होता तो यहाँ के पेड़ नहीं सड़ते। तब मैं भी कहने लगा था, आपके पहचान में कोई अच्छा तांत्रिक है, कोई अच्छा घोरी, कोई अच्छा पंडित? क्योंकि वही आपके इस पेड़ों को सड़ने से बचा सकता है, आपके इस बगीचे से इस भूत को वही भगा सकता है। यकीनन वो भूत आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मैं देख पा रहा था वो भूत, वो काली सी परछाई आपको पकड़ने की कोशिश तो कर रहा था, अपने हाथ बढ़ा रहा था आपको पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। शायद उसके पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन हो सकता है कभी भविष्य में उसके पास इंसानों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति आ गई तो सबसे पहले वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा था। मैं ऐसा भानु प्रताप जी से कह रहा था और तभी मुकेश कहने लगा, सर मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ। भानु प्रताप जी, मैं एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो आपके इस समस्या से निजात दिला सकता है। वो यहाँ बागीचे से भूत को भगा सकता है। वो काफी पहुंचे हुए पंडित हैं। मुकेश की बात पर भानु प्रताप जी भी कहने लगे, तो ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कल ही उसे लेकर आइए यहाँ पर, कल ही उस पंडित को यहाँ पर लेकर आइए। मैं जल्द से जल्द उस भूत को भगाना चाहता हूँ। तो मुकेश भी कहने लगा, ठीक है, कल होने दीजिए, मैं उस पंडित को लेकर आता हूँ। फिर हम उनके ही हवेली में, भानु प्रताप जी के हवेली में उस रात को निकाला और सुबह होते ही मुकेश जीप से जाकर किसी पंडित जी को लेकर आया। हवेली में पहुंचा। मैं भानु प्रताप जी के साथ ही उसी हवेली में था और तब वो पंडित जी भी कहने लगे थे, ऐसा होता है, वो एक ब्लैक शैडो जो कि एक आत्मा है, वो आपका कोई दुश्मन रहा होगा जो आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपनी दुनिया से इस दुनिया में कभी कभार आ जाता है। ऐसा होता है, वो अपनी डायमेंशन से इस डायमेंशन में आ जाता है, वो आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आता है। वो शायद कोई दुश्मन होगा आपका। तो मैं पंडित जी से कहने लगा, लेकिन पंडित जी, ऐसे कैसे कोई आत्मा अपनी दुनिया से हमारी इस दुनिया में आ सकता है? तो पंडित जी का भी कहना था कि देखिए, हमारी इस दुनिया में कोई खास जगह होता है, कहीं कहीं पे ऐसे खास जगह होता है जहाँ पे उस दुनिया से इस दुनिया में आने का दरवाजा होता है। और ये भानु प्रताप जी का दरवाजा भी ऐसा ही कोई खास जगह है जहाँ पे उस दुनिया से इस दुनिया में आने का दरवाजा हो सकता है। इसी वजह से कुछ पल के लिए ही सही वो आत्मा, इनकी दुश्मन वाला आत्मा यहाँ इस बागीचे में आ जाता है और फिर आत्माओं के दुनिया के नियम के अनुसार, उस दुनिया के नियम के अनुसार उस भूत को, वो जो आत्मा है, उसे फिर से उसी दुनिया में जाना पड़ता है। अगर वो नहीं भी जाता है तो ऑटोमेटिक उसे उस दुनिया के नियम उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। ऐसा ही होता है इस बागीचे में। वो पंडित जी ऐसा कह रहे थे और उसके बाद भानु प्रताप जी भी कहने लगे, तो फिर उस आत्मा से निवारण कैसे पाया जा सकता है, उसे कैसे बचा जा सकता है? तो पंडित जी का कहना था कि आपको इस बागीचे में, आपका जो बागीचा है वहां पर एक मंदिर बनवाना चाहिए। आपको एक मंदिर बनवाना ही पड़ेगा, तभी उस भूत से आप निजात पा सकते हैं। पंडित जी की बात पर भानु प्रताप जी भी मान गए थे और उसके बाद कुछ ही दिनों पर वहां पर हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया गया उसी बागीचे में। और तब से उस बागीचे में वो भूत प्रेत वाला जो भी था, वो काला परछाई जो भी था, वो कभी दिखाई नहीं दिया और ना ही अब तक वो काला परछाई कभी भानु प्रताप के उस बागीचे में आया है। मैं भी कभी कभार भानु प्रताप जी से मिलने जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, क्या अब भी वो काला परछाई आपके बागीचे में आता है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है? लेकिन भानु प्रताप जी का कहना होता है, नहीं, जब से वो हनुमान जी का मंदिर उस बागीचे में बना है तब से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन सच बताओ तो मैं अब तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि क्या वो सच में कोई भूत प्रेत ही था या फिर वहाँ कोई इंसान था जिसकी वो परछाई बन रही थी।